गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमई 303 हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है जिसमें हम रेडिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम डिफरेंट बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो ब्लैक बॉडी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, कृष्ण पिंड भी बोलते हैं। इसके लिए अल्फ़ा बराबर क्या होता है, 1 होता है, डेल बराबर क्या होता है, 0 होता है, और टाउ बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो एक ऐसा पिंड जो समस्त आपतित विकिरणों को अवशोषित करता है उसी क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड कहते हैं। पारवर्तकता एवं पारगम्यता इनकी क्या होती है, शून्य होती है। तो वस्तुतः कोई भी पिंड एक आदर्श कृष्ण पिंड नहीं होता है। इसका उपयोग अन्य पिंडों के निष्पादन की तुलना के लिए एक आदर्श पिंड के रूप में किया जाता है। तो ब्लैक बॉडी जो कृष्ण पिंड है उसके जो सिंपली अल्फा बराबर क्या है, 1 है, और डेल्टा बराबर 0, टाउ बराबर क्या है, 0। मतलब यही है इसका कि जितने भी इस पर विकिरणें गिरेगी वो सबको क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा ऐसा पिंड। और परावर्तकता और पारगम्यता उनकी क्या होगी, शून्य होगी। एक्चुअल में ऐसा वैसे कोई पिंड होता नहीं है, बट एक आदर्श पिंड के रूप में इसकी क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। सेकंड इज द वाइट बॉडी, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, श्वेत पिंड भी बोलते हैं। इसके लिए डेल्टा बराबर क्या होता है, 1 होता है, अल्फा बराबर 0 होता है, और टाउ बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो एक ऐसा पिंड जिस पर आपतित होने वाली समस्त विकिरण पूर्णतया क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, वो क्या कहलाती है, वाइट बॉडी कहलाती है और श्वेत पिंड कहलाती है। तो इसके बाद में ब्लैक बॉडी और वाइट बॉडी के बाद में हमारे पास में थर्ड है ग्रे बॉडी, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, घूसर पिंड भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, इसको हम समझते हैं। व्हेन द एमिसिविटी ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, when the emissivity of non-black body is constant at all temperature and throughout the entire range of wavelength, the surface is called a gray body. The surface is called as a gray body. इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास में एक नॉन ब्लैक बॉडी है और उसकी हम एमिसिविटी की बात करें, और वो एमिसिविटी अगर क्या है, कांस्टेंट है सभी टेम्परेचर्स पर और सभी रेंज की वेवलेंथ पर, तो ऐसी सरफेस क्या कहलाएगी, ग्रे बॉडी कहलाएगी, घूसर पिंड कहलाएगी। मतलब किसी भी नॉन ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी होती है, उत्सर्जकता होती है, वो सभी टेम्परेचर पर और सभी वेवलेंथ पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ऐसी सरफेस क्या कहलाती है, घूसर पिंड और ग्रे बॉडी कहलाती है। तो देखिए हमने ग्राफ के अंदर ई लैम्डा और लैम्डा का ग्राफ बताया, इसमें ब्लैक बॉडी का सतत ग्राफ बताया। इसके बाद में हमने देखिए ग्रे बॉडी का ग्राफ बताया नीचे की तरफ, और रियल बॉडी जो है, रियल सरफेस, उसका ग्राफ हमने जिगजैग मोशन के अंदर बताया। तो ये ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का क्या है, ग्राफ था डिफरेंट बॉडीज़ के लिए। तो इस तरह से हमने तीनों बॉडियों को अंडरस्टैंड करा, ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी और ग्रे बॉडी। तो काफ़ी बार ग्रे बॉडी के बारे में पूछ लिया जाता है कि ग्रे बॉडी क्या होती है। इसके बाद में देखिए एमिसिविटी, जैसे अभी हमने बात की थी ग्रे बॉडी के लिए कि एमिसिविटी ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज द एमिसिविटी, हमको पता होना चाहिए कि एमिसिविटी क्या होती है। एमिसिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्सर्जकता भी बोलते हैं। एमिसिविटी को अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जकता भी बोलते हैं, एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, इसको हम समझते हैं। द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए सर्टेन नॉन ब्लैक बॉडी ई to the emissive power of a black body EB when both bodies being at the same temperature is called the emissivity of the body. तो एमिसिविटी या उत्सर्जकता क्या होगी, इट इज़ द रेशियो, ये एक रेशियो है किसका, E बाई EB का। E क्या है, एमिसिव पावर ऑफ सर्टेन नॉन ब्लैक बॉडी की, और EB क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो एमिसिव पावर नॉन ब्लैक बॉडी और एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, एमिसिविटी कहलाता है, उत्सर्जकता कहलाता है। इसको अपन एप्सिलॉन से बताते हैं। इस आधार पर हम आगे किरचॉफ लॉ को और डिस्क्राइब कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ इसको हम समझ सकते हैं। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का नियम मोनोक्रोमेटिक विकिरणों के लिए लागू होता है, पहली बात। अर्थात जब कोई पिंड अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य अवस्था में हो तो किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उसकी उत्सर्जकता का मान अवशोषकता के बराबर होता है। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, पहली बात तो किरचॉफ का जो नियम होता है मोनोक्रोमेटिक रेज के लिए लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। ये क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जब भी कोई पिंड अपने परिवेश में, अपने एनवायरनमेंट में क्या है,
थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय साम्य अवस्था में है, तो किससे निश्चित तरंग दैर्ध्य पर उस पिंड की जो उत्सर्जकता होती है मीन्स एप्सिलॉन, वो किसके बराबर होती है? अवशोषकता अल्फा के बराबर होती है, मीन्स एप्सिलॉन इक्वल टू अल्फा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने दो सरफेस बताई है। एक तो ब्लैक सरफेस है जिसका टेम्परेचर TB है, और दूसरा नॉन ब्लैक सरफेस है जिसका टेम्परेचर क्या है? T है। इसमें E क्या है? रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द नॉन ब्लैक सरफेस। जो नॉन ब्लैक सरफेस है उससे जो एनर्जी निकल रही है, रेडिएंट एनर्जी निकल रही है, वो क्या है? E है। और जो ब्लैक सरफेस है उससे जो एमिटेड एनर्जी निकल रही है वो कितनी? EB है। तो EB बराबर क्या है? रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक सरफेस। क्लियर? देन अल्फा बराबर क्या है इसमें? एब्जॉर्बिटी ऑफ नॉन ब्लैक सरफेस। तो जो नॉन ब्लैक सरफेस है उसकी एब्जॉर्बिटी कितनी है? अल्फा है। तो इस पर जो रेज गिर रही है वो कितनी गिर रही है? ब्लैक सरफेस से EB गिर रही है इसमें, और इसकी जो नॉन ब्लैक सरफेस है उसकी एब्जॉर्बिटी कितनी है? अल्फा है, और EB इस पर गिर रही है। तो अल्फा इंटू EB क्या कर लेगी? ये एब्जॉर्व कर लेगी। जो नॉन ब्लैक सरफेस है वो अल्फा इंटू EB क्या कर लेगी? एब्जॉर्व कर लेगी। तो इट विल एब्जॉर्व अल्फा इंटू EB। तो अगर हम देखें इस डायग्राम से तो EB तो इस पर गिर रही है नॉन ब्लैक सरफेस पर रेडिएंट एनर्जी, और इसमें से अल्फा EB इसने एब्जॉर्व कर लिया। तो इसमें परावर्तित कितनी होगी? EB माइनस अल्फा इंटू EB। तो EB माइनस अल्फा इंटू EB क्या होगी? परावर्तित होगी। इसमें से EB कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फॉर ऑल एब्जॉर्प्शन एट द ब्लैक सरफेस। तो ये जो EB ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा है ये वापस क्या होगी? रिफ्लेक्टेड होगी और ब्लैक सरफेस पर गिरेगी, और ब्लैक सरफेस इसको क्या कर लेगी? एब्जॉर्व कर लेगी। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में हम देखें कि रेडिएंट इंटरचेंज फॉर नॉन ब्लैक सरफेस जो है उसके लिए टोटल नेट चेंज कितना हुआ है? E माइनस E निकल रही है और अल्फा इंटू EB एब्जॉर्व किया है, तो नेट चेंज कितना हुआ इसमें? E माइनस अल्फा इंटू EB। तो E माइनस अल्फा इंटू EB क्या हो गया? नेट इंटरचेंज हो गया फॉर नॉन ब्लैक सरफेस। इफ बोथ द सरफेसेज एट द सेम टेम्परेचर अगर मान लीजिए दोनों सरफेस ब्लैक और नॉन ब्लैक सरफेस दोनों अगर सेम टेम्परेचर पर हैं तो T बराबर कितना हो जाएगा? TB हो जाएगा। T बराबर कितना हो जाएगा? TB हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? नेट हीट चेंज बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो E माइनस अल्फा EB बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि E डिवाइडेड बाई EB बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा आ जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम, E बाई अल्फा बराबर EB। तो E बाई अल्फा, E तो क्या है? उत्सर्जकता है नॉन ब्लैक सरफेस की, और अल्फा क्या है? एब्जॉर्बिटी है और नॉन ब्लैक सरफेस की। तो ये रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। ये जो रेशियो है किसके बराबर है? EB के बराबर है। ब्लैक बॉडी जो है उससे निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी के बराबर है। तो E बाई अल्फा बराबर EB। तो ये किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए है। अगर बहुत सारे सरफेसेस हैं तो हम सभी के लिए लिख सकते हैं E1 बाई अल्फा 1 बराबर E2 बाई अल्फा 2 एंड सो ऑन। और ये किसके बराबर हो जाएगा? EB बाई अल्फा B। और ब्लैक बॉडी की अल्फा भी कितनी होती है? 1 होती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? EB के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गई E1 बाई अल्फा 1 बराबर E2 बाई अल्फा 2 एंड सो ऑन इक्वल टू EB। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर E टू द एब्जॉर्बिटी अल्फा इज सेम फॉर ऑल बॉडीज़। तो जितनी भी बॉडीज़ होती हैं उन सभी के लिए जो रेशियो होता है किस किस का? एमिसिव पावर का और एब्जॉर्बिटी का, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सेम होता है। वो रेशियो भी क्या होता है? सेम होता है। और किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। वो किसके बराबर होता है? ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होता है। इट इज़ इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट ए सेम टेम्परेचर। दिस इज नॉन एज ए किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है? सिंपली द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर E टू द एब्जॉर्बिटी अल्फा इज सेम फॉर ऑल बॉडीज एंड इट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर। इट इज़ नॉन एज ए किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ से हमारे पास में क्या आ गया? E बाई अल्फा बराबर EB। तो हम इसको लिख सकते हैं E बाई EB बराबर अल्फा। और जैसे हमने एमिसिविटी की डेफिनेशन बताया था कि E बाई EB बराबर क्या होता है? एमिसिविटी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। अल्फा बराबर कितना जाएगा? एप्सिलॉन हमारे पास में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अल्फा बराबर एप्सिलॉन का मतलब क्या है? एब्जॉर्बिटी और एमिसिविटी क्या हो गई? बराबर हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि एक परफेक्ट जो ऑब्जर्वर होगा इज आल्सो है परफेक्ट रेडिएटर होगा। तो परफेक्ट ऑब्जर्वर जो होगा इज आल्सो है परफेक्ट रेडिएटर होगा। परफेक्ट ऑब्जर्वर इज आल्सो है परफेक्ट रेडिएटर। ये क्या कहलाता है? किरचॉफ लॉ कहलाता है।
तो दिस इज कॉल्ड किरचॉफ लॉ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। तो हमने प्रूव कर दिया अल्फा बराबर एप्सिलॉन। तो अच्छा एब्जॉर्बर क्या होगा, एक अच्छा रेडिएटर होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वीन का विस्थापन का नियम भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, वीन का विस्थापन का नियम भी बोलते हैं। तो जैसे हमने प्लांक्स लॉ का जो नियम पढ़ा था, वो प्लांक्स लॉ एक्सप्रेस क्या करता है, ई लैम्डा बराबर C1 लैम्डा की पावर -5 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल C2 डिवाइडेड बाई लैम्डा T -1। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास प्लांक का जो एक्सप्रेशन, इसको हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा के, और उसको हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। और उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यूज आती है लैम्डा मैक्सिमम T बराबर 2.9 इंटू 10⁻³ मीन्स 0.0029 मीटर केल्विन, जिसमें लैम्डा मैक्सिमम क्या है, वेवलेंथ एट विच द एमिसिव पावर इज मैक्सिमम। वेवलेंथ एट विच द एमिसिव पावर इज मैक्सिमम मीन्स तरंग दैर्ध्य है जिस पर कि एमिसिव पावर क्या है, मैक्सिमम है। और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हमारे पास में ये जो लैम्डा मैक्सिमम टी बराबर जो कांस्टेंट है, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द वेवलेंथ एट विच द एमिसिव पावर इज मैक्सिमम is constant. The product of absolute temperature and the wavelength at which the emissive power is maximum is constant. लैम्डा मैक्सिमम और टी का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। टी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लैम्डा मैक्सिमम क्या है, तरंग दैर्ध्य एट विच द एमिसिव पावर इज मैक्सिमम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वेन का विस्थापन का नियम कहलाता है। लैम्डा मैक्सिमम टी बराबर कॉन्स्टेंट। अब अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल करके प्लांक्स लॉ के अंदर रख देते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांक्स लॉ एंड वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ इज द कोरिलेशन फॉर मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर फॉर ए ब्लैक बॉडी। अगर हम प्लांक्स लॉ और वीन का स्थापन नियम को दोनों को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर निकाल सकते हैं फॉर द ब्लैक बॉडी के लिए निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, लैम्डा मैक्सिमम टी इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकाली, उसमें पुट कर दी प्लांक के नियम में। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आ गई वो आ गई, ई लैम्डा मैक्सिमम बराबर आ गया हमारे पास में 1.285 इंटू 10⁻⁵ टी की पावर 5, 1.285 इंटू 10⁻⁵ इंटू टी की पावर 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, the magnitude of the maximum monochromatic emissive power varies proportionally with the fifth power of the absolute temperature of the black surface। तो जो मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर जो है वो क्या हो गई, टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फिफ्थ पावर के क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर का लॉ हो गया। तो ई लैम्डा मैक्सिमम क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, 1.285 इंटू 10⁻⁵ इंटू टी की पावर 5। तो जो मैक्सिमम जो एमिसिव पावर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फिफ्थ पावर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या किया, वीन का विस्थापन के नियम से मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर का फार्मूला भी क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। तो इस तरह से आज आपने देखा कि हमने डिफरेंट लॉज के बारे में क्या किया, स्टडी किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसके बाद में हमने देखा कि जो वाइट बॉडी है, श्वेत पिंड, वो क्या होता है। देन हमने ग्रे बॉडी के बारे में पढ़ा कि ग्रे बॉडी क्या होती है। हमने पाया कि एमिसिविटी जो नॉन ब्लैक बॉडी सरफेस होती है वो कांस्टेंट होती है ऑल टेम्परेचर एंड थ्रू आउट द वेवलेंथ, एंड इस टाइप की जो सरफेस होती है वो क्या कहलाती है, ग्रे बॉडी कहलाती है। फिर हमने क्या ग्राफ प्लॉट किया, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी और इस सरफेस के अंदर, इसको हमने एक्सप्लेन किया। देन इसके बाद में हमने उत्सर्जकता जो है एमिसिविटी है, इसको हमने बताया कि क्या होती है। हमने बताया कि ये E/B का रेशियो होती है, इसमें E तो क्या है, नॉन ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है, और EB क्या है, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाती है, एप्सिलॉन कहलाती है। उत्सर्जकता एमिसिविटी कहलाती है। फिर इसके आधार पर हमने आगे किरचॉफ लॉ का नियम बताया। हमने बताया कि किरचॉफ लॉ जो होती है मोनोक्रोमेटिक विकर्णों के लिए लागू होता है, और जो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, इसके अंदर अल्फा होता है, मीन्स एमिसिविटी जो होती है वह उत्सर्जकता के एब्जॉर्बिविटी के बराबर होती है। मीन्स एक अच्छा अवशोषक जो होगा, एक अच्छा रेडिएटर होगा,
फिर हमने इसको क्या किया, इस चीज़ को ड्राइव किया, समझाया हमने पूरा इसके अंदर, और हमने एक रिलेशन डेवलप किया और हमने बताया कि एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, ई अल्फ़ा के बराबर हो गया। और हमने बताया कि जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा वो परफेक्ट रेडिएटर के बराबर होगा। देन इसके बाद में हमने क्या किया, वीन के स्थापन का नियम बताया, वीन डिस्प्लेसमेंट नियम बताया, और हमने बताया कि लैम्डा मैक्सिमम टी बराबर क्या कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.0029 मीटर केल्विन आ गई। और जो लैम्डा मैक्सिमम वो क्या है, वेवलेंथ दैट इज मैक्सिमम, एम इज पावर इज मैक्सिमम, और टी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसके आधार पर हमने क्या किया, जो मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर जो है उसका टेम्परेचर के साथ में रिलेशन निकाला और बताया कि फिर पावर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्न पर इसके जो अनदर टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।